न्यूटन्स एंड लॉज ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हमने जो है रेक्टिलिनियर मोशन की बात की थी, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की। तो वहां पे जो फोर्स नेसेसरी होता है टू कीप द ऑब्जेक्ट अंडर मोशन इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू m इंटू a, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, राइट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। और सर्कुलर मोशन में ये जो है अप्लाई नहीं होता। सर्कुलर मोशन जैसे आपने एक स्टोन लिया, स्टोन पे थ्रेड बांधा और उसको गोल गोल घुमाने लगे, तो वो स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। और अगर आप गौर करो तो आपके हाथों पे, स्पेशली ऑन योर फिस्ट, आप अपने फिस्ट पे एक फोर्स फील करते हो, जो फोर्स उस स्टोन को आपसे दूर ले जाना चाहता है। तो आपको एक ताकत लगा करके उस थ्रेड को, उस स्ट्रिंग को पकड़ना पड़ता है ताकि वो लगातार उस सर्कुलर मोशन में बने रहे। उसको सर्कुलर मोशन में बनाए रहने के लिए आपको अपने हाथों से एक ताकत लगानी पड़ती है ना। तो वो जो फोर्स उसको बाहर ले जाना चाह रहा है, या जो भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में कोई आता है तो उसको बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स फील होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंट्रिपिटल फोर्स उसको नाम दिया जाता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल। तो सर्कुलर मोशन है ना, जैसे आप एक बस में बैठे हो और बस जो है वो सीधे जा रही है, सडनली यू टर्न आ गया, तो जैसे ही बस टर्न लेती है तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली इधर की तरफ हो जाती है। तो वहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी रोल प्ले कर रहा होता है, प्लस एक और फोर्स आ जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स, वो हमको क्या करता है अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, उधर की तरफ हमको ले जाना चाहता है। हमको क्या, पूरे के पूरे व्हीकल को ले जाना चाहता है, पूरी की पूरी गाड़ी को ले जाना चाहता है। तो जब भी कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन करना चाहती है तो वहां पे उसको एक फोर्स बाहर की तरफ फील होता है, और वो फोर्स उसको रोड पे, वहां टर्न पे, उस टर्न से बाहर की तरफ फील होता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो और सडनली एक टर्न आ गया, सर्कुलर टर्न, तो आप अपनी साइकिल को क्या कर लेते हो, थोड़ा सा झुका लेते हो। तो वो झुकाना क्या है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग। उसको बैंकिंग कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। वो आपका क्लास 11 का टॉपिक है। उसको आपका इंक्लाइन कर लेने से क्या हो जाता है कि आपको जो ये रिएक्शन मिल रहा है, जो रोड और आपके बाइसिकल है, उसके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स आपके साइकिल को रोड के कांटेक्ट में बनाए हुए, और सर्कुलर मोशन करते वक्त सेंट्रिपिटल फोर्स आपके बाइसिकल को रोड से बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ये बैंकिंग कर देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क है ये थोड़ा आसान हो जाता है और ये स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे बेटर फ्रिक्शन मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा व्हीकल है वो ट्रैक से ऑफ द ट्रैक नहीं जाता है, मतलब ट्रैक से बाहर नहीं जाता है, और हम आसानी से टर्न कर लेते हैं। बट अगर कोई ऐसा ट्राई करे कि फुल स्पीड में आ रहा है और बिना साइकिल टिल्ट किए वो गोल घूमना चाह रहा है, तो वहां पे वो जैसे ही टर्न लेगा वो साइकिल लेकर के बाहर स्किड कर जाए। तो वहां पे जैसे ही वो टर्न लेगा, उसकी साइकिल और जो रोड है उसके बीच में कांटेक्ट, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो उतना नहीं मिल पाएगा, और सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पे ज्यादा एक्ट करने लगेगा। तो वो फोर्स उसकी साइकिल को जो है सड़क से घसीटता हुआ उसको बाहर की तरफ ले जाएगा। तो उसकी साइकिल रोड से बाहर, तो साइकिल या व्हीकल रोड से बाहर, तो आप भी बाहर, तो अलॉन्ग विद द व्हीकल आप भी अवे फ्रॉम द रोड, यानी कि सड़क किनारे पाई जाएंगे। तो स्किड कर जाती है, उसको स्किड कहते हैं।
तो स्किड कर जाती व्हीकल। जब गाड़ी अचानक से हाई स्पीड में और टर्न करो तो गाड़ी जो है वो स्किड कर जाती, फिसलती है ना, तो फिसलती तो ज्यादा जब स्किड कर जाती तो लेके बाहर हो जाती। तो यहाँ पे जब भी सर्कुलर मोशन है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे एक फोर्स एक्ट करने लगता है टुवर्ड्स द सेंटर कह सकते हो, या अवे फ्रॉम द सेंटर भी कह सकते हो, है ना। तो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर वो भी कैसे, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आ रहा है और ये फोर्स उसको टेंजेंशियली फील हो रहा है। यानी अगर उस ऑब्जेक्ट को, यानी ये स्टोन है और ये थ्रेड से बंधा हुआ है तो ये सर्कुलर मोशन में है, लेकिन अगर आप उसको रिलीज कर दोगे तो वो टेंजेंशियली निकल जाएगा। यानी जिस सर्कुलर पाथ में था उससे टेंजेंट वाले रास्ते में निकल जाएगा। भाई टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक वो लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट टच करती है और रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। इससे आपकी मुलाकात होगी क्लास 10th में, चैप्टर है सर्कल। हाँ, मैथ्स में वहां पे मुलाकात होगी। टेंजेंट, तो टेंजेंट हम उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को जस्ट टच करते हुए, ना सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ना सर्कल से दूर है, जस्ट टच करते हुए, यानी एक पॉइंट है जहां पे वो टच में है सर्कल से और रेडियस से उसका एंगल क्या है? 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है। ऐसी लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। तो ये सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट है उसको रिलीज जब करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में भागते हुए देखा गया है, निकलते हुए। जब भी किसी पॉइंट पे आया उसको अगर रिलीज कर दिया तो वो टेंजेंशियली चला गया, यानी रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वहां से निकल गया। तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये चीज है। तो टेंजेंट क्लियर हो गया? टेंजेंशियली का मतलब समझ गए? तो ये फोर्स टेंजेंशियली वर्क कर रहा है ना। तो पहले लिख लो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो लिखना इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of a uniform circular motion, the force required for keeping the body in a circular path a force the force required for keeping the body in a circular path is called
सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हो रहा है कि ये सेंट्रल पॉइंट है, यहां से थ्रेड से बंधा हुआ ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमको रोटेशनल यानी सर्कुलर मोशन में रखना है। तो इसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखने के लिए ये थ्रेड जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, यानी उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाती है ना। थ्रेड, स्ट्रिंग, रोप, ये जब स्ट्रेच हो जाती है इसमें एक तनाव आता है, स्ट्रेच होने पे उसको टेंशन बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो एक टेंशन डेवलप हो जाता है उस स्ट्रिंग में, ठीक है। वो टेंशन उस स्टोन की तरफ लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, और उस टेंशन को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो हमको अपने हाथों पे फील होता है। ताकि उस स्टोन को सर्कुलर मोशन में बनाए रहें उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है अपने हाथों से। तो वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है ना, यानी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाना चाह रहा है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखने के लिए वो फोर्स काम कर रहा है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स काम कर रहा है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट बन जाता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक सूडो फोर्स है, मतलब वो फोर्स होता नहीं है, वो फील होता है कि ऐसा फोर्स लग रहा है। तो एक उस स्टोन को फोर्स फील होता है बाहर की तरफ, वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। लेकिन जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, ताकि वो क्या रहे, सर्कुलर मोशन में बना रहे। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। देन सेकेंड पॉइंट लिखना, it always acts towards the center of the circular path. It always acts towards the सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब जैसे ये स्टोन है, इसको इस पॉइंट पे देखा तो एक फोर्स इस पे लग रहा है अंदर की तरफ, फिर ये स्टोन घूमते घूमते यहां पहुंच गया, फिर इस पे भी फोर्स इस स्ट्रिंग पे लग रहा है अंदर की तरफ, फिर ये स्टोन रोटेट करते यहां पहुंच गया, यहां पर भी फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो ये जो फोर्स लग रहा है वही अपना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन वहीं खत्म हो जाएगा। यानी हमने अगर बराबर से ताकत लगा के उसको नहीं मेंटेन किया तो वो या तो घूमते घूमते अंदर ही आ जाएगा, पत्थर घूमते घूमते अपने आपके हाथों में लपेट जाएगा, या फिर आपने अगर उसको पूरा रिलीज कर दिया तो वो स्टोन किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। और जब आप उसको सर्कुलर मोशन में है और तब आप उसको रिलीज करते हो तो वो जिस डायरेक्शन में जाता है वो डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये जाने का डायरेक्शन है, ये किसके जाने का डायरेक्शन है, ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो पार्टिकल को टेंजेंशियली लेकर के चली जाएगी। यानी जिस पाथ में वो था उस पाथ में वो अपने स्टोन घुमाया और घुमा करके आपने हाथ छोड़ दिया तो क्या वो वहीं घूमता थोड़ी रहेगा। तो जैसे ही आपने हाथ छोड़ा वो क्या करेगा, स्टोन किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो जैसे ही वो रोटेट कर रहा है, यहां पे आया और आपने छोड़ा तो वो उधर नहीं भाग जाएगा या इधर नहीं भागेगा, वो जाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में। या फिर वो घूमते हुए यहां पहुंचा और आपने छोड़ा तो वो इधर ना इधर, वो जाएगा टेंजेंशियली,
है ना, ये सर्कल है अगर तो टेंजेंशियली जाएगा वो, जिस भी पॉइंट पे देखोगे वो टेंजेंशियली निकलेगा, यानी मेंटेनिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस। एक डायरेक्शन है, टेंजेंट एक लाइन होती है सर्कल पे, तो उससे नाम लिया गया है टेंजेंशियली, वर्ड बनाया गया है। ये जो है हमेशा क्या रहता है, सेंटर से परपेंडिकुलर रहता है, तो इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट जिसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन किया जा रहा है उसको जब हम रिलीज करेंगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो लिख लेना थर्ड पॉइंट, an object under circular motion under circular motion when no external force is applied, when no external force is applied, takes the object away from the circular path, takes the object away from the circular path in a tangential direction, in a tangential direction. है ना, और टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है वो सेंटर यानी रेडियस से कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। तो ये चीज है। तो सर्कुलर मोशन में ये सारी चीजें जनरेट हो रही हैं, चाहे वो सेंट्रिपिटल फोर्स हो या एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन के टाइम पे जो एक्सेलरेशन बॉडी में आता है उसका नाम हो जाता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ना, और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रोटेशनल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी पे, ये डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी पे, यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट अ पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो ये सर्कुलर मोशन क्या है, कई सारे लीनियर मोशंस का कॉम्बिनेशन, कई सारे छोटे छोटे लीनियर मोशंस का कॉम्बिनेशन। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज होते चला जा रहा है। तो इस पॉइंट पे इसकी सर्टेन वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे जब वो मोशन में है तो उसकी सर्टेन वेलोसिटी होगी मूव करने की। वो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द एक्सिस, मतलब द पाथ ऑफ द सर्कुलर पाथ, उससे हम डिवाइड करते हैं, तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देता है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू v²/r। तो यहां से न्यूटन्स के लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से फोर्स के बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और यहां पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो mv²/r ये वैल्यू हो जाती है किसकी, सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है mv²/r, जहां पे m उस ऑब्जेक्ट का मास है, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट which is under revolution, v is the linear velocity,
वो ऑब्जेक्ट की एट अ पॉइंट वेलोसिटी देखेंगे तो वो उसका लीनियर वेलोसिटी कहलाएगा। और आर जो है वो है पाथ का रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। वेलोसिटी उस पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी जो कि फिक्स रहेगी क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना। और मान लो उसकी स्पीड इंक्रीज भी कर रही है तो वो भी एक यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज कर रही है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो अब वो जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है v²/r। v जो कि उसकी वेलोसिटी रहेगी पार्टिकल की, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय द रेडियस, जिस पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस कितना है उससे। तो उससे जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब बारी आएगी फोर्स निकालने की, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वहां पे हम एक्सेलरेशन अगर ये सेंट्रिपिटल वाला पुट कर देंगे तो उससे जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स भी क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बन गया mv²/r। m मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, और r रेडियस हो गया। तो इससे सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो वो एक साइकिल, ये क्या होता है, एक साइक्लिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। एक पाथ है, वही पाथ रिपीट हो रहा है। तो अगर हम वन साइकिल ले लें, यानी ये यहां से चला और वापस यहां तक पहुंचा, तो वो दूरी कितनी तय करेगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल? सर्कल है, सर्कल पे बाउंड्री, बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस, तो यानी वो डिस्टेंस कवर करेगा 2πr। और एक सर्कल, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जब भी कोई पीरियोडिक मोशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन होता है या टू एंड फ्रो मोशन होता है या सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें एक सर्टेन पाथ होता है, उसी पाथ पे वो ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट करता है। एक साइकिल को लगने वाला जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो जैसे एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन से जाने में और वापस आने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, एक साइकिल में लगने वाला टाइम। तो यहां पर भी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो कॉन्सेप्ट मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी फॉर द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इस वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी v को अपने सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू में पुट कर दो। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv², और v² की जगह पे 2πr/t। तो 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर है ना, और होल डिवाइडेड बाई r। ये r जो है डिवाइड में लगा हुआ है वो भी तो रहेगा। तो mv²/r हो गया ये सेंट्रिपिटल फोर्स। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं।
इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या देगा हमको, मास एक कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन रेडियस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। आर से आर स्क्वायर कट गया, पावर इसकी कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसको पहले लिख लें, और m इंटू आर, m इंटू आर है ना, m इंटू आर, ये कह सकते हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा, गाइड चला दे रहे हैं। अरे सर ये मारा मैं सेंड कर दूंगा, मैं सेंड कर, ओके सर कोई नहीं पसंदी हो तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ये आया। अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमने डिस्कस किया है ना, केपलर्स लॉ, केपलर के 3 लॉ, तो उसमें जो लास्ट वाला लॉ था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, रेडियस, लॉ ऑफ रेडियस, तो उसमें क्या था कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब। वहां पे बोला गया था केपलर के द्वारा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो यहां पे अब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं वो भी तो सर्कुलर मोशन का केस हो गया, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी तो सर्कुलर मोशन का केस हो गया, तो इसको हम उस सिस्टम पे बना रहे हैं कि जब ये प्लैनेट्स और स्टार्स और जो मून वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनपे ये कैसे अप्लाई हो रहा, तो वहां पे 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, केपलर लॉ में बोला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, दैट इज रेडियस का क्यूब। तो वहां से यहां पे अगर हम टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दें, आर क्यूब, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी है तो जब इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है मतलब उसके बराबर है, ये इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वल जब होगा तो एक कांस्टेंट यानी एक नंबर से उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पे आ जाएगा के आर क्यूब और यहां पे है आर एम आर, है ना। अब अगेन क्या होगा, आर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, कन्वर्ट हो गया ये किसमें, आर स्क्वायर में। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कह सकते हैं। और 4 एक नंबर है, पाई की भी वैल्यू फिक्स है और के एक कांस्टेंट है, तो ये तीनों मिलकर के क्या हो गए, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गए, ये तीनों मिलकर के एक कांस्टेंट वैल्यू हो गए। और ये कांस्टेंट वैल्यू को न्यूटन ने कैपिटल जी का नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कैलकुलेट करना है तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यूज करते हैं टू फाइंड आउट दैट फोर्स। तो वहां पे जो कैपिटल जी है वो यहां पे पता चल रहा है कि वहां कैपिटल जी कैसे आया, प्लस वो फॉर्मूला m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कैसे बना, तो वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बना है।
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी मदद से उन्होंने सर्कुलर मोशन पे अप्लाई किया और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला Gm1m2/r² बना दिया। तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे बना वो यहां से पता चल रहा है। केप्लर्स लॉ का इस्तेमाल किया प्लस सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और इस फॉर्मूले पे पहुंचे। तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, जब दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो मास का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, तो वहां पे G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² हो जाएगा। यानी अर्थ और मून के बीच में अगर बात हो रही है तो अर्थ का मास मल्टीप्लाइड बाय मून का मास, और तब जो अर्थ है वो एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट काम करने लगेगा। यानी उसको हम एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, डॉट ऑब्जेक्ट मानेंगे, और मून को भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑल्दो उसका साइज बहुत बड़ा है बट उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और जो उनके बीच की दूरी है वो सर्कुलर पाथ में है मून अर्थ के अराउंड, तो जो बीच की दूरी है वो क्या है, रेडियस के जैसे काम कर रही है। तो r जो डिस्टेंस बताया जा रहा था बिटवीन द ऑब्जेक्ट, वो r एक्चुअल में एक तरह से रेडियस का काम भी कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो मून अगर रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो जो उसकी डिस्टेंस है वो एज अ रेडियस काम कर रही है, अगर जो पाथ है वो सर्कुलर का काम कर रहा है तो वहां पे ये फिर ये फॉर्मूला आ जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये है अर्थ यस सर। और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है विद हैविंग मास स्मॉल m, और अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस है सर मून मान लीजिए, उसे स्मॉल है कैपिटल R, यस सर। है ना। अभी हम सरफेस पे बात कर रहे हैं। यस सरफेस पे हाँ, तो अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है विद द मास स्मॉल m, और जो उसकी डिस्टेंस होगी अर्थ से वो r का काम करेगी, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ कितने के बराबर दूरी है। अब फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम देखें, जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो फोर्स होगा इसके वेट के बराबर। ये अपने वेट के बराबर फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ के ऊपर, और वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू g, है ना। m stands for mass of the object and g is the acceleration due to gravity. जब दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी मिलती है that comes into न्यूटन and that becomes its weight, उसका वेट बन जाता है ना। और वेट एक तरह का फोर्स होता है, वेट एक तरह का फोर्स होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस फ्री क्लासेस चलाते हैं क्या? तो वेट एक तरह का फोर्स होता है। मैंने दिखा नीचे। तो अब यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो अर्थ की ग्रेविटी है, वो जो पुल लगा रही है, उसके पुल की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, फोर्स जनरेटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और ये ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्ट कर रहा है ना। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, विच इज G कैपिटल M, where capital M is mass of earth, small m upon r square,
where r in this case is going to be radius of earth, तो इसका स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये दोनों फोर्सेस इक्विवेलेंट होंगे, तो इन दोनों फोर्सेस को रिलेट किया जा सकता है। तो mg is equals to g me small m upon re का स्क्वायर, राइट। अब बोथ द साइड्स जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, यानी स्मॉल m। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया स्मॉल g और इधर बच गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे। तो पहले हमने कहा कि जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, इस पे जो फोर्स यानी काम कर रहा है वो है इसका वेट। तो उस हिसाब से इसका फोर्स जो वेट है वो कितना होगा, m इंटू जी के बराबर, ठीक। वो एक फोर्स हो गया, प्लस इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रही होगी। तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के मास को देखेंगे और इनके बीच के डिस्टेंस को देखेंगे। तो मास हम मान लेते हैं अर्थ का me मास ऑफ अर्थ, और इसका मास तो स्मॉल m है। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंडेंट होगा किस पे, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, है ना। तो उस हिसाब से ये हुआ। अब इन दोनों फोर्सेस को रिलेट करेंगे, ये mg वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। तो उससे जो हमको वैल्यू निकल के आ रही है g की, वो ये समझ में आ रहा है कि m कैंसिल हो जा रहा है और स्मॉल g आ रहा है कैपिटल G इंटू me बाई re का स्क्वायर। अब कैपिटल G एक कांस्टेंट वैल्यू है, me मास ऑफ अर्थ एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ ये बदल सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अर्थ जो है नॉट स्फेरिकल। हाँ, अर्थ कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, वो जियोइड है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कुछ और होगी और ये जो डिस्टेंस है ये कुछ और होगी। तो इसलिए इक्वेटर पे g की वैल्यू कुछ और आएगी, बिकॉज वहां रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी जो आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, नीचे का नंबर बढ़ रहा है। 2/5 और 2/10 में कौन बड़ा है, 2/5 बड़ा है, और कौन छोटा है, 2/10 छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका वैल्यू छोटा। तो Re इस केस में, इक्वेटर के केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इक्वेटर के केस में g की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो आप समझे कि इक्वेटर पे ग्रेविटी क्यों कम होती है, और पोल्स पे ये Re सबसे कम होगा। पूरे अर्थ पे ये Re यानी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू सबसे कम कब होगी, पोल्स पे। तो पोल्स पे जब ये सबसे मिनिमम है तो ये सबसे क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए पोल्स पे ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहां से ये भी क्लियर हो जा रहा है, ठीक। अब देखो, फिलहाल जो हम वैल्यूज निकालने जा रहे हैं g की, वो कैपिटल G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। me मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ आपका हो जाता है 6 इंटू 10⁻24 होल डिवाइडेड बाय रेडियस। इन जनरल ऑन एन एवरेज, अभी हम एक रेडियस लेके अगर बात कर रहे हैं
तो जो रेडियस अर्थ का है वो बताया जाता है 6.4 माइनस में कैसे जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, इंटू 10⁶ है, 11 नहीं 6, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो ये ऑन एन एवरेज वैल्यू है रेडियस ऑफ अर्थ की, क्योंकि अर्थ न तो कंप्लीटली स्फीयर है तो उसका रेडियस हर जगह बराबर होगा नहीं, ये हमें मालूम है। तो ये जो रेडियस आप रख रहे हो ये एवरेज है, ठीक है, मैक्सिमम का और मिनिमम का बीच का, समवेयर इन बिटवीन, ये एवरेज है। अब इन वैल्यूज को रख के जब कैलकुलेट किया गया तो इट वाज फाउंड टू बी इक्विवेलेंट टू 9.8। इसलिए हम स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट लग जाती है। वैल्यू 9.8 कहां से आ रही है, वो यहां से आ रही है, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ एज वेल एज एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सर ऐसे में किसी भी प्लैनेट को बता सकते हैं? हाँ, तो क्वेश्चन ये पुट अप कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो उसके आंसर में हमारा पहला पॉइंट जाएगा उनका डेफिनेशन। तो स्मॉल जी हमने क्या डिफाइन किया, इट इज द एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन फॉलिंग फ्रीली। अब यहां पर भी एक बात आई है, फ्री फॉल, फॉलिंग फ्रीली। तो फ्री फॉल क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव करता है तो उसको क्या कहा जाता है, फ्री फॉल। तो फॉलिंग फ्रीली की बात हो रही है, यानी कि उस पे और कोई फोर्स उस वक्त एक्ट नहीं कर रहा है, तब उसमें जो मोशन आ रहा है और उस मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी कहते हैं। तो क्या लिखा आप लोगों ने, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट इसलिए लिखवा दिया मैंने क्योंकि ये सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ब्रैकेट में अर्थ कर सकते हो क्योंकि अर्थ पे ही आपको ज्यादातर पूछा जाएगा, बात अर्थ की ही होगी। ब्रैकेट में अर्थ रख लेना, सर जुपिटर नहीं अर्थ पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो ब्रैकेट में अर्थ कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन स्मॉल जी। अब कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी वाले में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स between the bodies of unit mass each separated by a unit distance is known as universal gravitational constant, is known as universal gravitational constant। तो क्या कह रहा है कि स्मॉल जी आपका फ्री फॉल के वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में वो है, ठीक है। यस। और कैपिटल जी
कैपिटल जी में कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है m1 और एक है m2, दोनों यूनिट मासेस के, यानी मान लो 1 kg का ये भी है और 1 kg का ये भी है, यूनिट मतलब एक, तो सिंगल 1 kg मासेस है इनके, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो भी यूनिट डिस्टेंस है, यानी केजी में चल रहा है तो मीटर, ऐसा यूनिट में सबको रखते हैं, तो 1 मीटर। अब इस दौरान इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही अपना क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। व्हाई? बिकॉज F is equals to G m1 m2 upon r square. Mass of the first object 1, mass of the second object 1, distance between them 1, 1, 1, 1 everywhere. So what is left? Capital G. तो उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी उन दोनों के बीच में वो कैपिटल G के बराबर होगी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। हाँ, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है इनका वैल्यू। तो स्मॉल जी की वैल्यू फॉर अर्थ है 9.8, तो लिख लेना द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर on Earth's surface, है on an average ये है 9.8। तो हम इसको मान के चलते हैं, ऑल्दो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये बदलता है, ये भी हमको मालूम है, है ना। इक्वेटर पे थोड़ा पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम, है ना। लेकिन फिर भी हम ऑन एन एवरेज 9.8 लेकर के चलते हैं। फिर लिखिएगा कैपिटल जी, तो द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स के लिए। न्यूटन बाबा जब भी बात करते थे छोटी मोटी नहीं करते थे, पूरे ब्रह्मांड के लिए नियम बना देते थे, पूरे यूनिवर्स के लिए जी, उन्होंने पूरे यूनिवर्स के लिए जी बता दिया कि जी। ट्यूबलाइट है ना, कभी 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 घुसती है, तो वो उसकी क्या गलती है, तो ट्यूबलाइट की है। सर समझने वाले समझ गए, उसकी क्या गलती। थर्ड पॉइंट, खुशी की बात है कि कभी जल रही है, तो जलना जरूरी है, दिमाग की बत्ती जलाओ, मिनटॉस खाओ, लाइफ को आसान बनाओ, तभी स्मॉल जी और कैपिटल जी में पता चलेगा, वरना पार्ले जी खाते नहीं। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिफरेंट, is different at different positions। स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होती है, चेंज होती है, चाहे वो अर्थ का सरफेस ले लो, चाहे अर्थ के सरफेस से ऊपर बढ़ने लगो या अर्थ के सरफेस के अंदर जाने लगो, जी बदलने लगता है, स्मॉल जी बदलने लगता है। बट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें लिख लेना इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। कैपिटल जी वाले में लिख लेना इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट।
इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा पूरी गया। दुनिया साई की फिर ये जो स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक पॉइंट पे जीरो हो सकती है। क्यों सर? जो वैल्यू है स्मॉल जी की वो जीरो हो सकती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम अर्थ के अंदर जाने लग गए और अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए तो वहां पे फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहां रहा? नहीं रहा। तो फिर जो स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे थे जी एम अपॉन आर स्क्वायर से, वहां पे आर जीरो हो गया। तो जब डिस्टेंस ही जीरो हो गई तो जी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो वहां पे इसीलिए अर्थ के सेंटर पे बोला जाता है कि ग्रेविटी क्या है? जीरो। वहां पे ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, स्मॉल जी नहीं है ना। तो स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो सकती है इन सम केसेस, लाइक इन द केस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ। तो ऐसे हम कोई भी प्लेनेट ले लें, उसके सेंटर पे चले जाएंगे तो उसका जी जो है उस प्लेनेट का जीरो हो जाएगा। बट कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आप कहीं भी चले जाओ, इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आप चौथा पॉइंट बना सकते हो कि स्मॉल जी कैन हैव स्मॉल जी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ जीरो। सर अगर 2 से अगर 2 को डिवाइड किया जाए सर तो 1 आता है। सर 0 है, 0 है। सर 0 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो सर कितना आएगा? जीरो ही आएगा। सर वर्ड बता रहा था। कुछ बदल रहा है। मैथमेटिक्स के लेवल है। स्मॉल जी हैव अ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड पावर में अगर जीरो होता है किसी नंबर के तो वो 1 हो जाता है। जैसे 2 का पावर जीरो Yes. तो वो 1 वैल्यू हो जाता है। वो कैसे होता है? उसका आंसर नहीं पता है। एक बार सर वो कैसे करेंगे? एक बार बताइए। वो इसलिए होता है क्योंकि 2 का पावर जीरो का मतलब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे नहीं, ये देखिए, तो यहाँ सबसे पर- छोटा नंबर रहेगा 1। तो 1 इनटू दैट नंबर, और वो नंबर है ही नहीं तो बचा कौन? सिर्फ 1। तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या बताई जाती है? 1 बताई जाती है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है तो वो उसका फैक्टर रहेगा ही नहीं। तो ये जो है आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, द डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो इसकी वैल्यू अर्थ के केस में ऑन एन एवरेज हम 9.8 यूज करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद होना चाहिए। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज दूसरा है कि प्लैनेट्स अगर चेंज हो जाए तो इसके साथ क्या होगा। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम जी ऑफ अर्थ पे पहुंचे थे, तो वहां पे हमने कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ ये देखा था, इसका स्क्वायर, सॉरी ये देखा था। तो इसी में अगर आपको किसी भी प्लैनेट का जी निकालना है तो आपको बोला था मैंने कि जी और मास की जगह हो जाएगा वो प्लैनेट का मास, और रेडियस की जगह हो जाएगा वो प्लैनेट का रेडियस और उसका स्क्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं न्यूमेरिकल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, फ्लैटेंड है पोल्स पे और बल्जेस आउट एट इक्वेटर, है ना। फ्लैटेंड एट पोल्स एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर। तो उसकी वजह से स्मॉल जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, राइट। इक्वेटर पे इट इज लेस एंड पोल्स पे इट इज मोर। लेस एट इक्वेटर। देन ये तो बात हो गई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर कोई इंसान यहां खड़ा है
और अगर कोई यहां खड़ा है तो उसको जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगी वो उसकी बात हो गई सरफेस की। लेकिन अगर सरफेस से ऊपर उठने लग गए या सरफेस के अंदर जाने लग गए तो फिर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं कह रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वो अलग चीज है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के बारे में। तो उसके साथ क्या होगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, विच इज जी इन ब्रैकेट्स आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जी एट अ सर्टेन हाइट, अब वो चाहे हाइट हो या डेप्थ हो, आप वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता सकते हो। जी मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, वेयर आर इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो यहां पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है। एच जो एक्स्ट्रा हाइट है उस ऑब्जेक्ट की, चाहे वो ऊपर जा रहा हो सरफेस से या डेप्थ में जा रहा हो, वो एच यहां पे रखा जाएगा। तो एज एच इंक्रीजेस यानी हाइट बढ़ेगी, यानी एच स्मॉल एच, इफ द बॉडी इज एट अ हायर एल्टीट्यूड, तो स्मॉल एच के बढ़ने का मतलब कि वो सरफेस से हायर एल्टीट्यूड पे है, ज्यादा ऊंचाई पे है। देन जी डिक्रीजेस, तो स्मॉल जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये नंबर बढ़ा एच, तो इसने पूरे डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। डिनोमिनेटर बढ़ गया तो वैल्यू जो है वो घट जाएगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम आएगी। इसलिए आप जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो घटती चली जाती है। और इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा हूं, स्मॉल जी, उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ GH गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टू हायर एंड हायर एल्टीट्यूड्स। तो जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो घटता चला जाएगा, बिकॉज H विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। और सर जितना डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे तो जो है ये बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट जब हम एकदम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो फिर वहां जीरो हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है ओवर ग्रेविटी। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट का वेट एट द अर्थ सरफेस, ऑब्जेक्ट का वेट एट द अर्थ सरफेस कितना है, 20 न्यूटन। सरफेस पे वेट इतना है, यानी हम ये भी कह सकते हैं वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो mg की वैल्यू 20 न्यूटन है, राइट। बट अब ये ऑब्जेक्ट को क्या कहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से 6400 किलोमीटर अबव है। किलोमीटर अबव, तो उस पॉइंट पे उसका वेट क्या निकल के आएगा, प्लस अर्थ का रेडियस जो है वो भी 6400 किलोमीटर है ना, यही तो बोला है कि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो उस पॉइंट पे वेट कितना निकल के आएगा, तो वेट एट दैट हाइट h, वेट एट दैट हाइट h will be m into g at that height h, क्योंकि वहां पे g की वैल्यू सेम रहेगी नहीं, क्योंकि अब वो 6400 किलोमीटर अबव जा चुका है, एट अ सर्टेन हाइट पहुंच चुका है। तो
m और gh, gh की वैल्यू क्या है, g इन ब्रैकेट r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये अगर हमको याद रहेगा तो इसको हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। तो m gh की जगह ये वैल्यू पुट कर देना है, g r प्लस h का होल स्क्वायर। तो मास की जरूरत नहीं, m और g दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, वेट बन जाएंगे। m और g दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, वेट बन जाएंगे। और वेट कितना है, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इन ब्रैकेट्स r, तो r कितना है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6400 r है प्लस हाइट भी उतनी ही है 6400 और इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया 20 और ये हो गया 6400 अपॉन 2 इंटू 6400। और ये दो टाइम ऐड करो या दो बार मल्टीप्लाई करो, बात देखिए। और इसका क्या है, स्क्वायर। तो ये अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया, तो बचा 1/2। तो 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/4। तो ये भी हटा, 4 से फिर 50 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 न्यूटन। उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का वेट आएगा 5 न्यूटन। फ्री फॉल मतलब एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ओनली एंड ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। नो अदर फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल। तो उस ऑब्जेक्ट को उस केस में कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में है, फ्री फॉल में है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, है ना, अ स्टोन थ्रोन अप कम्स डाउन अंडर द एक्शन ऑफ फ्री फॉल, एंड एनी ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग another object due to the gravitational force, that will be considered as free fall. तो लिख लेना, a body falling towards the center, falling towards the center of the earth, under the influence of a single force, under the influence of a single force, which is the gravitational pull या gravitational force of the earth is said to be a freely falling body, is said to be a freely falling body. तो फ्री फॉल होते वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और हम उसके जो है मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे हम कुछ चीजें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजों को अभी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। जैसे क्या, जैसे जब ये गिर रहा है तो गिरते वक्त इसके ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो जो हवा नीचे मौजूद है
वो हवा उसको क्या कर रही है, ऊपर रोकने की कोशिश कर रही है ना, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। जैसे हम सामने चलते हैं अगर बाइक पे तेजी से, तो सामने से हवा जो है वो हमको फील होती है, तो वो एयर रेजिस्टेंस है जो हमको रोकने की कोशिश कर रही है। तो वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं अभी फिलहाल 9th क्लास में, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यानी उसको ना के बराबर मान के चल रहे हैं। और क्या चीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बॉयेंट फोर्स। हाँ, बॉयेंट फोर्स भी होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब एक फ्लूइड में आ जाता है तो फ्लूइड में उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट काम करने लगता है, एक फोर्स ऑटोमेटिकली उस पर काम करने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं बॉयेंट फोर्स। तो वो बॉयेंट फोर्स भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम ना के बराबर मान के चल रहे हैं, दैट इज 0। तो यानी हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो मूव कर रहा है, इसको मान करके और फिर जो है अपनी स्टडी करें। तो आपके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, है ना, मोशन, उसमें जो 3 इक्वेशंस थे जो चैप्टर की जान है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस इस केस में भी एप्लीकेबल है, बिकॉज जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो वो एक कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म माना जाएगा या नॉन यूनिफॉर्म माना जाएगा। क्या वो कभी तेजी से गिरेगा फिर धीमे हो जाएगा, फिर तेजी से गिरेगा फिर धीमे हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो कॉन्स्टेंटली उसी तरफ से नीचे गिरेगा, बस उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो एक्सेलरेशन है, हम ये नहीं कह रहे कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है और बढ़ते हुए क्रम में है ना, यानी इंक्रीज कर रहा है, या ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो घटते हुए क्रम में, है ना। तो ये जो है वो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन पे वो तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन यहाँ पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं फ्री फॉल के क्वेश्चंस पे, बशर्ते जो वहां पे एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन अब चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, है? यानी v इज इक्वल्स टू यू प्लस at नहीं रह गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस agt कह सकते हो या u प्लस gt कह सकते हो, जो भी तुमको ठीक लगे। g का स्मॉल g का मतलब भी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस at नहीं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस gt हो जाएगा। जहां जहां a है वहां g आ जाएगा, स्मॉल g, है ना। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर होता है, कल डिस्कस किया, तो स्मॉल जी आ जाए। अब एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है कि हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं या ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तो पॉजिटिव चीज चलेगी, लेकिन अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, यानी यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट अबव, तो ग्रेविटी के उल्टा, तो वहां पे जहां जहां प्लस है एक्सेलरेशन का वहां माइनस हो जाएगा। यानी v इज इक्वल टू यू प्लस gt था, तो अब जब अगेंस्ट जा रहे हो यानी अपवर्ड के केस में, तो वहां v इज इक्वल टू यू माइनस gt हो जाए। तो ये चेंजेस आपको फॉर्मूले में करने, तो एक बार लिख लो। जो हम इक्वेशंस यूज करने वाले वो है v इज इक्वल टू यू प्लस gt, s is equals to ut plus half gt square, v square is equals to u square plus 2gs। ये रहेगा जब टूवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट होगी तो ये इक्वेशंस यूज होंगी, और अगेंस्ट ग्रेविटी पे v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs।
One on free fall. A particle is thrown up. A particle is thrown up vertically with a velocity of 50 meters per second. With a velocity of 50 meters per second. कोई मशीन होगी? तो stop. What will be its velocity? What will be its velocity at the highest point? At the highest point of its journey. At its highest point